हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का एचपी बोर्ड 2026 का केमिस्ट्री का पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं जो आपको बताऊंगा वो सारे के सारे एमसीक्यू और एसर्शन रीजनिंग के बारे में, या फिर मैं बोल सकता हूँ 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन पेपर लिया है वो सीरीज ए का लिया है, और बी और सीरीज सी के बच्चे भी जो है वो अपना क्वेश्चन चेक करके अपना आंसर जो है वो मैच कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बी और सी में भी सेम क्वेश्चन होंगे, बस वो शफल किए होते हैं। लेकिन मैं अगर पेपर को डिस्कस करने से पहले अगर मैं इसका इनिशियल इंप्रेशन बताऊं, तो पेपर जो हमारे पास था, जो बच्चे हमारे ऑफलाइन में आते हैं उन्होंने बोला कि जो पेपर था वो थोड़ा सा लेंदी हमारे पास था। और दूसरी बात जो था हमारे पास, जो उसका लेवल मैं बोलूंगा वो थोड़ा सा टफ से मॉडरेट लेवल का था। अब देखो, टफ से मॉडरेट लेवल का क्यों बोलूंगा, बाकी अगर देखो कोई टीचर जो है वो क्वेश्चन पेपर चेक करेगा तो वो बोलेगा ये तो आसान ही पेपर है। देखो, टफ से मॉडरेट लेवल मैंने उस बेसिस पे बोला कि अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करूं एचपी बोर्ड के, तो वहां पे काफी सीधे सीधे क्वेश्चन बनते थे। लेकिन इस साल जो है वो क्वेश्चन जो थे वो सीधे सीधे करके नहीं थे। एनसीईआरटी ही था, पूरा का पूरा एनसीईआरटी था। लेकिन यहाँ पे जो बच्चा पूरा साल नहीं पढ़ा होगा, जिसने आखिरी में जो है वो तैयारी स्टार्ट की होगी, उसके लिए ये जो पेपर है वो थोड़ा सा टफ रहने वाला है। अब ये मेरे पास जो है, अगर मैं आपको फुल एक अलग अलग सब्जेक्ट की बात करूं, जैसे मैं सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो भाई साहब हार्डकोर, हमारे पास एनसीईआरटी के क्वेश्चन हमारे पास जो है वो डायरेक्ट आए थे। एनसीईआरटी की बुक के सारे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो था वो हमारा मॉडरेट लेवल का था। अब अगर मैं दूसरी बात करता हूँ, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूँ, तो ये तो मेरे पास जो थे वो सारे के सारे क्वेश्चन इजी से लेकर मॉडरेट लेवल के थे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते थे बस वैसे ही मैच करते हुए मेरे पास ये थे। लेकिन असली जो प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुई बच्चों को वो थी फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल थे वहां पे बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आना स्टार्ट हुई, क्योंकि यहाँ पे काफी एक इंपॉर्टेंट जो है, काफी डिफिकल्ट जो थी, आपको कैलकुलेशन यहाँ पे करने को आई थी। जैसे कि आपको नेचुरल लॉग की वैल्यू जो थी वो दी नहीं थी और वो कैलकुलेट करने को आई थी। आपको बेटा एंटी लॉग जो था वो लेने को आया था, या फिर आपको अगर मैं एक्सपोनेंट की पावर को सॉल्व करने को बोलूँ तो वो भी वहां पे सॉल्व करने को आई थी। तो काफी बच्चों का जो था वो यहाँ पे जो था वो न्यूमेरिकल उन्होंने अटेम्प्ट तो कर दिया, लेकिन उनका वो पूरा सॉल्व नहीं हो पाया। तो मैं अगर सीबीएसई की बात करूं, सीबीएसई में जो है अगर बच्चों का लेवल है तो वो इसलिए है क्योंकि आपके वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनको पढ़ के देखते हैं कि इनका क्या लेवल है, उस हिसाब से तैयारी करते हैं। लेकिन अगर मैं एचपी बोर्ड की बात करता हूं तो वहां पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेवल का नहीं होता था, तो उसी अकॉर्डिंग बच्चे तैयारी भी करते थे। लेकिन आपको एचपी बोर्ड इस साल के पेपर में थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड चीजें आ गई। न्यूमेरिकल जो था उनका काफी अच्छे लेवल का आ गया है। तो चलो जो भी है, अब हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए का सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज गैस। देखो बेटा, सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जो भी सॉल्यूशन का नाम होता है वो उसका सॉल्वेंट रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन का क्या मतलब है, सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, सॉलिड है, और सॉल्यूट हमारे पास क्या है, गैस है। तो मेरे पास क्या होगा, एक ऐसी चीज होगी जहां पे सॉलिड जो है वो ज्यादा होगा और सॉल्यूट उसके ऊपर जो है वो गैस होगी, और वो काफी कम होने वाली है। तो चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल चेक करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल क्या है, कॉपर एंड गोल्ड। तो ये तो मेरे पास क्या है, सॉलिड और सॉलिड का एग्जांपल है, सॉल्यूट भी सॉलिड और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है, कैम्फर इन नाइट्रोजन। कैम्फर इन नाइट्रोजन का क्या मतलब है, नाइट्रोजन गैस तो ज्यादा है लेकिन कैम्फर जो सॉलिड है वो काफी कम है। तो ये तो मेरे पास उसका एग्जांपल नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन इन पैलेडियम, मतलब यहाँ पे क्या है, पैलेडियम की एक रॉड है और इसके ऊपर क्या है, हाइड्रोजन गैस जो है उसके ऊपर सेटल डाउन की गई है। तो ये जो है वो उसका एग्जाम्पल, ये जो है उसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन बेटा ये जो आंसर जो है इसका कोई भी नन ऑफ दिस है इसमें आंसर। देखो यहाँ पे कोई आंसर ही नहीं है, कोई भी ऑप्शन जो है वो मैच ही नहीं कर रहा। अब मैच क्यों नहीं कर रहा, चलिए इसको रीड करते हैं जरा। ये बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द इनर्ट इलेक्ट्रोड। ये बोल रहा है कि इनर्ट इलेक्ट्रोड के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो मैच नहीं कर रही है। देखो हमारे पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक कंटेनर होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब यहाँ पे क्या डाला है मैंने, इलेक्ट्रोड डाला है। अब ये इलेक्ट्रोड जो है मेरे पास कौन सा है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोड है, ये मेरे पास एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है। अब ये बोल रहा है कि इस इनर्ट इलेक्ट्रोड के बारे में क्या चीज सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शन। देखो इसको इनर्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ना इसकी ऑक्सीडेशन होती है ना इसकी रिडक्शन होती है। तो सबसे पहला ये भी ठीक है। अब अगर दूसरे की बात करता हूँ, इट प्रोवाइड सरफेस ईदर फॉर ऑक्सीडेशन और फॉर रिडक्शन। अब देखो,
अगर आपने कभी इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ा होगा तो आपने क्या पढ़ा होगा कि ये वो सरफेस होता है, इलेक्ट्रोड जो है वो सरफेस होता है जहाँ पे क्या होती है, जहाँ पे रेडॉक्स रेडॉक्स रिएक्शन होती है, जहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन होती है। अब रेडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब है, मैं बोल सकता हूँ ऑक्सीडेशन भी होती है और यहाँ पे क्या होती है, रिडक्शन भी होती है। देखो जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती थी उस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते थे, उस इलेक्ट्रोड को बोलते थे एनोड, और जहाँ पे रिडक्शन होती थी उस इलेक्ट्रोड को क्या बोलते थे, उसको हम बोलते थे कैथोड। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये क्या बोल रहा है, इट प्रोवाइड सरफेस इधर फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो भाई ये भी तो ठीक है, इनकरेक्ट तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो ऑक्सीडेशन भी करता है रिडक्शन भी करता है, तो ये भी ठीक था। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का क्या मतलब है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मुझे तो ये भी बिल्कुल सही लगा। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, एक सरफेस प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये वाला भी जो पॉइंट है वो आपके पास बिल्कुल सही होने वाला है। अगर मैं नेक्स्ट की बात करता हूं, इट प्रोवाइड सरफेस फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन भी तो हो रही है। तो यहाँ पे तो मुझे बिल्कुल भी ये जो है कोई भी पॉइंट मेरे पास जो है वो सारे के सारे सही लगे, कोई भी पॉइंट मुझे यहाँ पे गलत नहीं लगा। तो इसका क्या होना था, नन ऑफ दिस। देखो आपको टेंशन नहीं लेनी है, अगर आपने इसको अटेम्प्ट किया है तो आपको एचपी बोर्ड जो है इसके ग्रेस मार्क्स जो है वो बिल्कुल प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं फॉर्मूला ऑफ रस्ट, थर्ड हमारे पास जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इजी था। फॉर्मूला फॉर रस्टिंग, रस्टिंग का क्या फॉर्मूला भाई, Fe2O3.XH2O। ये अगर किसी ने क्लास 10 में भी ये फॉर्मूला याद किया होगा तो ये आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रेट कांस्टेंट डिपेंडेंट ऑन। देखो रेट कांस्टेंट जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ। ये हमने कहाँ सीखा था, ये हमारे पास जो है, हमारे पास जो आर्हेनियस इक्वेशन होती है वो क्या होती है, K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब यहाँ पे ये जो आर्हेनियस इक्वेशन थी ये क्या बताती है कि कैसे टेम्परेचर के साथ में आपका रेट कॉन्स्टेंट चेंज करता है। तो ये सिर्फ हम आपका किस पे डिपेंड करता है, ये आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसीलिए फोर्थ का आंसर क्या होने वाला था, ऑप्शन नंबर ए होने वाला था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो जो था वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था, डी एंड एफ ब्लॉक का था और काफी ज्यादा आसान था। जैसे कि मैंने बोला इनऑर्गेनिक आसान ही आई थी। तो ये क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिशन एलिमेंट एक्स इन प्लस 3 इज 3d5। तो ये क्या बोल रहा है कि कोई एक एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा, प्लस का 3 है, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 है। अब यहाँ पे कितनी है उसकी, 3d5 है। लेकिन आपको ट्रांजिशन सीरीज में याद रखना है क्या होता है, 4s0 और 3d5 होता है। यहाँ पे क्या होता है, 4s0 भी होता है। लेकिन अब ये बोल रहा है कि अब ये इसका नॉर्मल स्टेप नेम, व्हाट इज द एलिमेंट एटॉमिक नंबर। अब इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देखना है। तो एटॉमिक नंबर जो है हमको इसकी एटॉमिक फॉर्म बनानी पड़ेगी, ये तो इसकी आयनिक फॉर्म है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन की एडिशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है, 4f में। तो यहाँ पे आ जाएगा 4f2 और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, 3d में जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 3d6 बन जाएगा। तो यहाँ पे से 5 पे 6 आ जाता है। और बेटा 3d सीरीज में क्या होता है, 3d सीरीज में जैसे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1 है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 21। अगर मेरे पास 3d4 है तो एटॉमिक नंबर कितना आता है, 24। तो सिमिलरली यहाँ पे कितना है, 3d6 है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 26 आएगा। तो इसका जो ऑप्शन था वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ बेटा, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ फॉस्फीन की। देखो फॉस्जीन जो है हमारे पास, फॉस्जीन एक डायरेक्ट आपको याद करने वाला जो था वो फॉर्मूला था जो कि है COCl2। तो ये हमारे पास क्या है, फॉस्जीन है। अब अगर मैं सेवंथ क्वेश्चन की बात करता हूँ तो ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल नॉट कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल इनटू इथाइलिन इथाइल क्लोराइड। देखो इथाइल अल्कोहल क्या होता है, यहाँ पे दो कार्बन के अल्कोहल को क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल। अब यहाँ पे इथाइल अल्कोहल में मैं क्या डालूं जो कि इथाइल क्लोराइड बन जाए। तो हमारे पास क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है बेटा, PCl5। अगर आपने हमारी लेक्चर सीरीज देखी होगी तो वहां पे मैंने आपको ये सारे करवाए हैं। मैंने आपको बताया था कि PCl5 को क्या काम होता है, OH हटेगा और Cl लगेगा। सिमिलरली बेटा SOCl2 भी जो है वो भी क्या करता है, OH हटेगा Cl लगेगा। और सिमिलरली HCl और ZnCl2, इसको तो मैंने क्या बोल रहा था, ग्रूव्स प्रोसेस। ग्रूव्स प्रोसेस ये पहले हमारे पास जो है नेम रिएक्शन के फॉर्म में आया करती थी। तो लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे HCl है और ZnCl2 है। तो यहाँ से भी क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और ये वाला Cl यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन इसमें अगर आप NaCl डालेंगे तो ये क्या दिखाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे जो OH है वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लगा है, तो ये जो वीक न्यूक्लियोफाइल है वो इस पे अटैक करके इसको रिमूव नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो सेवंथ है, सेवंथ का आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो था हमारे पास द IUPAC नेम ऑफ फॉर्मिक एसिड। देखो फॉर्मिक एसिड हमारे पास एक कॉमन नेम है किसका, HCOOH का।
तो ये हमारे पास एक एसिटिक एसिड होता है। अब ये बोल रहे हैं कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या है। देखो यहाँ पे कार्बन कितने, एक है, तो एक कार्बन को क्या लिखते हैं, मिथ। अब यहाँ पे क्या है, कार्बन से हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है, तो हम लिखेंगे एन, मिथेन लिख दिया। अब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। तो हमारे पास जब दो वोवल एक साथ आते हैं तो ई कट जाता है, तो हमारे पास क्या बन जाता है, मिथ एन ओइक एसिड। तो हमारे पास था आंसर जो था वो था ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बोलता है विच इज यूज टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। देखो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए क्या यूज होता है, वो होता है फॉर्मएल्डिहाइड। फॉर्मएल्डिहाइड क्या करता है, चीजों की डिकम्पोजिशन करने से रोकता है, तो इसीलिए इसको हम प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं। तो ये हमारे पास है फॉर्मएल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास जो आ रहा है वो बोल रहा है द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। आपके पास एक अमीन दी है और उसका आईयूपीएसी नाम पूछा है, तो बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारे पास एक नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे एक CH3 है, और यहाँ पे एक कार्बन की चेन है जिसको मैं R से रिप्रेजेंट करता हूँ। सिंस हमारे पास ये क्या है, एक पेरेंट कार्बन चेन है, और यहाँ पे मेरे पास ये क्या है, साइड ब्रांच है, तो साइड ब्रांच को सबसे पहले लिखते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा N, और एक कार्बन है तो मैं क्या लिखूंगा मिथाइल। तो बेटा बाकी का अगर आपको नहीं भी आता है तो आपका काम यहाँ से भी हो जाना था, क्योंकि सेकेंडरी है, तो यहाँ पे क्या आना था, एन मिथाइल, और बाकी किसी में भी ऐसा नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी जो था वो आपका करेक्ट आंसर था। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन नंबर डी को टिक कर देता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, वो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का था, और ये एक एसर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है, तो चलिए इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। एसर्शन हमारे पास जो दी थी वो थी कि रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर प्लस 2 आयन रिक्वायर 2 फैराडे ऑफ चार्ज। अब ये क्या बोल रहा है कि जो कॉपर प्लस 2 है, जब आप इसकी रिडक्शन करते हैं तो आपको 2 मोल और 2 फैराडे का चार्ज लगता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कॉपर प्लस 2 जो है वो जब 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर में। अब यहाँ पे क्या होता है, ये बोल रहा है कि जब इसका 1 मोल होगा तो बताओ जरा कितने फैराडे का चार्ज, कितने फैराडे का चार्ज यहाँ पे निकलेगा। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला होता है, देखो चार्ज इन फैराडे कैसे निकलता है, चार्ज इन फैराडे हमारे पास क्या होता है, मोल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। हमारे पास कितना मोल है बेटा, कॉपर प्लस 2 का 1 मोल है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 मोल, और एन फैक्टर हमारे पास क्या है, एन फैक्टर हमारे पास क्या होता है, चेंज। तो कॉपर प्लस 2 से कॉपर बना है, तो कितने का चेंज आया बेटा, 2 का, तो मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ कितने का आएगा, 2 फैराडे। तो मेरे पास जो है एसर्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो एसर्शन मेरे पास ठीक है। अगर मैं रीजन की बात करता हूँ तो रीजन क्या बोल रहा है, 1 फैराडे इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो 1 फैराडे का क्या मतलब है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे कितना है बेटा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए यहाँ पे कितना लगा, 2 फैराडे लगा। तो ये जो एसर्शन था वो भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और दूसरी बात, रीजन जो है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपकी एसर्शन की। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो हमारे पास होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम जंप करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये जो आखिरी क्वेश्चन हमारे पास था 1 मार्क्स का, वो भी एक एसर्शन रीजनिंग का था, जो हमारे पास क्या था, एल्डोल कंडेंसेशन से मिलता जुलता एक हमारे पास क्वेश्चन था। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो असर्शन बोलती है द अल्फा हाइड्रोजन एटम इन कार्बोनिल इज लेस एसिडिक, तो ये बात हमारे पास गलत थी। देखो अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ा हो तो हमारे पास जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो होता है कार्बोनिल, कार्बोनिल कार्बन का नेक्स्ट वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके ऊपर के हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, और ये जो होता है वो एसिडिक होता है। कैसे पता चला, आपने इसके अंदर क्या डाला, बेस डाला, बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन ले लेगा, तो यहाँ पे बना H C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा CH2, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव होता है ये क्या करता है, रेजोनेंस करता है, रेजोनेंस की वजह से ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, और इसी स्टेबिलिटी की वजह से ये क्या करता है, हाइड्रोजन का लॉस काफी जल्दी से करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो अब देखो ये वाला जब नीचे जाएगा, ये वाला बॉन्ड जब नीचे जाएगा तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 हो गया। तो देखो अब यहाँ पे जैसे ही हाइड्रोजन गया तो ये स्टेबल हो गया, इसीलिए ये ज्यादा एसिडिक है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का लॉस जल्दी से करता है। तो क्या बोलता है, द अल्फा हाइड्रोजन एटम इन कार्बोनिल कंपाउंड इज लेस एसिडिक, तो ये चीज गलत है, इट इज मोर एसिडिक। अब अगली बार रीजन ये क्या बोल रहा है, द एनाइन फॉर्म आफ्टर द लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये बोल रहा है जो एनाइन बनता है ना आफ्टर द लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो ये बिल्कुल सही है। तो एसर्शन गलत है और रीजन ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो डी होने वाला है, एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो ये हमारे पास एमसीक्यू के क्वेश्चन थे। आप यहाँ से अपने जो क्वेश्चन है वो चेक करेंगे आपने सही किए थे या फिर गलत किए थे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें।